नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश ग्रुप 4 स्टेनोग्राफर के 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच पूछे गए सभी शिफ्टों में जीके जीएस एवं करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ग्रुप 4 के एग्जाम में देखा गया है कि काफ़ी प्रश्न MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी एवं पटवारी के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को डायरेक्ट रिपीट किया गया है और उम्मीद है कि MP कांस्टेबल के एग्जाम में भी जीके जीएस एवं करंट अफेयर के काफ़ी प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। इसलिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। संविधान प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए। इस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया और राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द में बदल दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। स्कंदगुप्त उत्तर भारत का एक गुप्त सम्राट था जिसने विद्रोहियों और विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर गुप्त वंश की शक्ति को बहाल किया था। उसने हूणों को कई बार आक्रमण करने से रोका था या असफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने पुराने दीनार मानक से एक नए स्वर्ण में बदलाव करते हुए अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया। गुप्त वंश के संस्थापक, याद रखिएगा, श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर था टेनिस। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा ने कहा है कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देंगी। सानिया मिर्जा ने कहा है कि वह अगले महीने होने जा रही दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद 36 वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले रही हैं। सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री एवं 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2016 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉयल शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। भोपाल शहर की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा की गई थी। वर्तमान भोपाल की स्थापना अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान भोपाल शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा, जिसे वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, भारत 150वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 150वीं है। वहीं अगर बात 2021 की जाए तो विश्व में भारत का स्थान 142वां था। याद रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पर है एवं डेनमार्क दूसरे स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच यात्रा करते समय आपको कर्क रेखा पार करनी पड़ेगी? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है और ऑप्शन में दिया गया था भोपाल से सांची। तो भोपाल से सांची की यात्रा करते समय आपको कर्क रेखा को पार करके जाना पड़ता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है भोपाल, दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, शहडोल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, उमरिया एवं उज्जैन। साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में भोपाल से 27 किलोमीटर दूर उत्तर से निकलती है। भोपाल के समीप जहां से कर्क रेखा गुजरती है वह स्टेट हाईवे नंबर 18 है और रायसेन से दीवानगंज और सलामतपुर के मध्य स्थित है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यह कंप्यूटर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्लाइड पर टेक्स्ट किस व्यू पर बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू पर स्लाइड पर टेक्स्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों एमपी पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आता, फिर भी मैंने एक दो प्रश्न जो आए थे वह इंक्लूड कर लिए हैं। सी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा डेनिस रिची सी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कारक है। अगला प्रश्न पूछा गया था बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है बेसिक का फुल फॉर्म, और बेसिक दोस्तों एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अगला प्रश्न है सोन नदी किस राज्य में जाकर गंगा नदी से मिलती है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे सोन नदी बिहार में जाकर गंगा नदी से मिलती है। मध्य भारत की सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से होता है, जो कि नर्मदा नदी के उद्गम की पूर्व दिशा में है। याद रखिएगा अमरकंटक से सोन, जोहिला एवं नर्मदा 3 नदियों का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य से पूर्व उत्तर दिशा में कैमूर रेंज के समानांतर दिशा में बहते हुई बिहार की राजधानी पटना के ठीक पहले गंगा नदी में मिलती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखिएगा अजीत केसरी मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव है। अगला प्रश्न है रीवा में किले का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा रीवा में स्थित गोविंदगढ़ किला, और इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1882 में। गोविंदगढ़ पैलेस, जिसे गोविंदगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है, जिसका निर्माण 1882 में रीवा के शासक रघुराज सिंह द्वारा शाही निवास के रूप में किया गया था। याद रखिएगा। और याद रखिएगा पहला सफेद शेर इसी गोविंदगढ़ किले में रखा गया था, और जिसका नाम था मोहन। यह प्रश्न भी आता है। रीवा को ही सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी भोपाल में स्थित है। साथ ही याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स ग्वालियर में स्थित है, और डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दतिया के सतखंडा महल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों यह प्रश्न एमपी पटवारी एवं वनरक्षक दोनों एग्जाम्स में पूछा गया है, और याद रखिएगा वीर सिंह बुंदेला ने दतिया के सतखंडा महल का निर्माण कराया था, और साथ ही वर्ष याद रखिएगा 1614 में कराया था। अगला प्रश्न है रुकैया बेगम ने कहां विद्यालय का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा भागलपुर में रुकैया बेगम ने विद्यालय यानी कि स्कूल का निर्माण कराया था। याद रखिएगा। और यह दोस्तों गर्ल्स स्कूल थी, जो कि रुकैया बेगम द्वारा कुल 15 छात्राओं के साथ शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुंडार किले पर किसे शासक नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान द्वारा गढ़कुंडार किले पर खेत सिंह खंगार को शासक नियुक्त किया गया था। गढ़कुंडार किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित है, जिसका नाम कुंडार के किले या गढ़ के नाम पर रखा गया है। यशो वर्मा चंदेल ने 1925-1940 में दक्षिण पश्चिमी बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने के बाद इस किले का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि गढ़कुंडार किले का निर्माण किसने कराया था, तो यशो वर्मा चंदेल ने 1925 से 1940 के बीच। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच हुए युद्ध में किलेदार सेनापति सयाजी परमार हार गए, और यह किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ गया। तब राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार को इस किले के शासक के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में खंगार राजवंश की स्थापना की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कर्नाटक बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को कर्नाटक बैंक के नए सीईओ एवं एमडी बनाया गया है। कर्नाटक बैंक एक प्रमुख भारतीय बैंकिंग संस्थान है, जिसने श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को अपने नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रबंध निर्देशक का मतलब होता है एमडी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब होता है सीईओ। अगला प्रश्न है खादर क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे नई जड़ोल मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नई जड़ोल मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बाढ़ के पानी से उपजाऊ हो जाती है और हर साल बाढ़ के साथ ही क्षेत्र में पहुंचती है। वहीं भांगर मिट्टी पुरानी जड़ोल मिट्टी होती है और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई थी? तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया था भोपाल, बाकी याद रखिएगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एवं शहडोल। दोस्तों इन 14 जिलों के नाम आप 2 से 3 बार पढ़िएगा और आपको याद हो जाएंगे, और कर्क रेखा से एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर सम्मान का भाव एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं देखभाल करने जैसे कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक लक्ष्य के आगे राष्ट्र हित एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का भाव होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 का एवं भाग 4 का में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा संख्या 11 है मौलिक कर्तव्यों की। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा अप्रैल 1957 में 1957 में खादी एवं ग्रामोद्योग की शुरुआत की गई थी। यह संसद की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधा एवं सहायता प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, नारीश्वर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों याद रखिएगा नारीश्वर में दीर्घ स्वर संधि होती है। नारीश्वर का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आता है नारी धन ईश्वर। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? तो दोस्तों आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों कुमार, सरभव एवं स्कंद कार्तिकेय का पर्यायवाची होता है। बाकी हिंदी भी एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में सिलेबस से हटा दी गई है। अगला प्रश्न था, डीबीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीबीटी का पूर्ण रूप। फिर पूछा गया था, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएज वायरस का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न था, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एप्लीकेशन प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या है? तो दोस्तों रास बिहारी बोस द्वारा 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका गया था। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, षड्यंत्र, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, रास बिहारी बोस द्वारा रचा गया था, लेकिन कभी साबित नहीं हुआ। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका गया था, जब उनका जुलूस चांदनी चौक से आगे बढ़ा। इस प्रयास में वायसराय घायल हो गए और उनका महावत मारा गया था। रास बिहारी बोस भूमिगत हो गए और सफलतापूर्वक जापान चले गए, जहां वे द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के कुछ समय पहले तक अपनी मृत्यु तक रहे थे। जापान भागने से पहले वह गदर षड्यंत्र में भी शामिल थे। इस दिल्ली षड्यंत्र केस की सुनवाई में बसंत कुमार, विश्वास अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अगला प्रश्न है, 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में कुल 4 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, 2020-21 के दौरान कुल मछली उत्पादन कितना रहा? तो याद रखिएगा 14.73 मिलियन मैट्रिक टन रहा। मछली उत्पादन या इसे मत्स्य उत्पादन करके भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल वन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य में वन पाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत के कुल वन क्षेत्र का 12.4% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र है 94,609
वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% होता है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओबीसी आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा ओबीसी आयोग में कुल एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है धामोनी उर्स किसकी याद में मनाया जाता है? याद रखिएगा धामोनी उर्स जो कि सागर जिले में मनाया जाता है, यह मस्तान शाही वली के याद में मनाया जाता है। धामोनी उर्स का मेला सागर जिले में आयोजित किया जाता है। इस प्रसिद्ध मेले को अप्रैल मई के महीने में आयोजित किया जाता है। धामोनी झांसी रोड पर सागर के उत्तर में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में उर्मिला आया था, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। उर्मिला हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्य में शामिल प्रसिद्ध रचना है, जिसकी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा की गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, जलियांवाला बाग में बसंत साथ, फिर यह कदम का पेड़, पानी और धूप, वीरों का कैसा हो बसंत। यह कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला प्रश्न पूछा गया था सीएसएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों सीएसएस का पूर्ण रूप होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगला प्रश्न था कंप्यूटर में डाटा डिलीट होने पर कहां जाता है? तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में डाटा डिलीट होने पर रिसाइकिल बिन में सेव हो जाता है। अगला प्रश्न था अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लता मंगेशकर, जिनका 2022 की शुरुआत में मुंबई में निधन हो गया था, उनकी स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है। और साथ ही प्रश्न आता है लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो याद रखिएगा लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न था 528 ईस्वी में हुणों को किसने पराजित किया था या हराया था? तो याद रखिएगा यशोधर्मन ने 528 ईस्वी में हुणों को हराया था। 528 ईस्वी में यशोधर्मन ने हुणों को पराजित किया था। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यशोधर्मन मध्य भारत के मालवा के राजा थे। सबसे अधिक संभावना है कि वह दूसरे औलिकारा राजवंश से संबंधित थे। मंदसौर स्तंभ अभिलेख के अनुसार उन्हें 530 और 540 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। यशोधर्मन ने 5वीं शताब्दी के अंत में भारत पर हुणों का हमला हुआ और उन्हें यशोधर्मन ने हरा दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख रचना है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर की मुख्य रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। अगला प्रश्न था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड कंज्यूमर डे या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में बात की जाए तो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे। अगला प्रश्न पूछा गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी 1886, 1813 एवं 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में भी सहायता की है। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। 1885 में
नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न था, किस युद्ध में होलकर अंग्रेजों से पूरी तरह से हार गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में होलकर अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह से हार गए थे। 20 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों और होलकर की सेनाओं में क्षिप्रा नदी के किनारे महीपुर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ था। एंग्लो मराठा युद्ध में होलकर सेनाओं की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न था, चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और जिसमें गोलियां चली। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए किया था, याद रखिएगा। और जलियांवाला हत्याकांड या नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न था, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी है? तो याद रखिएगा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न था, भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो याद रखिएगा हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब थे। भोपाल के आखिरी नवाब थे हमीदुल्लाह खान। इनका पूरा नाम था सिकंदर दौलत इफ्तिखार उल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान। वह बेगम सुल्तान जहां के तीसरे पुत्र थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न को तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पटवारी के एग्जाम्स में और 3 से 4 बार ही वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, हैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, जिसे अब आप जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, या जिसे जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो साथ में याद रखिएगा, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दोस्तों यह कोलकाता नहीं, एक्चुअल में ये कलकत्ता अधिवेशन ही होता है इसका नाम। यह असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए अधिवेशन पूर्ण किया गया था, याद रखिएगा। मतलब इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को ही पारित करना। अगला प्रश्न था, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को किसके अंदर रखा गया है? तो याद रखिएगा, नई अनुसूची 11 और नया भाग 9 जोड़कर उसमें पंचायतों को रखा गया है। अगला प्रश्न था, भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1991 से 1996 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्हें भारत के मुक्त बाजार सुधार की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, इन्हीं की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न था, MPTRIFAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश व्यापार और निवेश सुविधा निगम लिमिटेड। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना होता है, याद रखिएगा, MPTRIFAC। अगला प्रश्न था, किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। साथ ही याद रखिएगा, पूर्वी जिला है सिंगरौली।
पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला है मुरैना एवं दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। और बुरहानपुर को ही दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 870 किलोमीटर एवं मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 605 किलोमीटर। सिंगरौली जिला राजधानी भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला है, जिसकी दूरी राजधानी भोपाल से लगभग 780 किलोमीटर है। साथ ही याद रखिएगा, मध्य प्रदेश भौगोलिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश गठन एवं पुनर्गठन, मध्य प्रदेश एक परिचय एवं मध्य प्रदेश एक विस्तार नामक मैंने एक कंप्लीट सीरीज अथर्व एकेडमी चैनल पर डाल रखी है, जिसे आप एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक एवं फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गंगा नदी पर निर्मित फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। फरक्का बैराज में कुल 109 गेट है और फरक्का बैराज का संचालन 21 अप्रैल 2 यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ी दोस्तों, 1975 से शुरू हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल बंटवारा संधि 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखिएगा। और इसका संचालन याद रखिएगा 21 अप्रैल 1975। अगला प्रश्न था, रानी रूपमती और बाज बहादुर कहां से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, रानी रूपमती एवं बाज बहादुर का संबंध मध्य प्रदेश के मांडू से है। मांडू मध्य प्रदेश राज्य में धार जिले में स्थित एक शहर है। यह बाज बहादुर द्वारा अपनी रानी रूपमती की याद में बनाए गए किले के लिए पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। रानी रूपमती एक कवित्री एवं मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की पत्नी थी। मांडू को महलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, जहां खरबूजा महल, जहाज महल, हुशंग शाह का मकबरा, बाज बहादुर का महल आदि स्थित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने विदेशों में भारतीय नृत्य एवं संगीत को फैलाया है? तो याद रखिएगा, उदय शंकर, जिन्हें फ्री स्टाइल डांस या फ्यूजन नृत्य के लिए भी जाना जाता है। भारत के अपने शास्त्रीय और लोक नृत्य के रूपों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर जयशंकर ने अपनी नृत्य शैली का निर्माण किया। उदय शंकर को नृत्य की फ्यूजन शैली बनाने के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जो कि बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, कालिया देह महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, कालिया देह महल उज्जैन में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, कालिया देह महल उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस महल का निर्माण 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान ने करवाया था। पिंडारी युद्ध के दौरान पिंडारियों द्वारा महल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसे 1920 में ग्वालियर के महाराजा सर माधोराव सिंधिया द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आजादी के साथ ही 1947 में ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी को मध्य भारत में विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराजा सवाई जयसिंह ने एक खगोलीय वेधशाला कहां स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, खगोलीय वेधशाला जिसे आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में स्थापित की थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। महाराजा जयसिंह द्वितीय 18वीं शताब्दी की शुरुआत में अमर राज्य के राजपूत शासक थे। यहाँ अमर नहीं दोस्तों, अंबर रहे, अंबर राज्य के राजपूत शासक थे। वह गणतज्ञ, वास्तुकला और खगोल विज्ञान के बेहद शौकीन थे। उन्होंने उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयों का निर्माण किया था और इसका नाम जंतर मंतर रखा था। उन्होंने नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा एवं वाराणसी में 5 जंतर मंतर बनवाए थे। अगला प्रश्न था, शाहनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। शाहनामा 1010 में लिखी गई एक महाकाव्यात्मक पुस्तक है, जिसमें लगभग 60,000 दोहे हैं। इसके लेखक हैं अबू अल कासिम फिरदौसी। तो दोस्तों, ये थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।
ग्रुप 4 के एग्जाम में दोस्तों कई प्रश्न ऐसे हैं जो पटवारी के एग्जाम में और वनरक्षक के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और साथ ही दोस्तों इसका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी इनमें से कई प्रश्न रिपीट होने की भी संभावना है। मैथ्स रीजनिंग से लगभग सभी प्रश्न वही सेम टॉपिक से पूछे जाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स को याद भी नहीं रहते, इस वजह से मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न मैंने इंक्लूड नहीं किए। बाकी जीके जीएस के कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाएं उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, इस वजह से मैं आज की क्लास लेकर आया हूं। इसके अलावा अथर्व एकेडमी चैनल पर पटवारी एग्जाम के भी एनालिसिस और वनरक्षक में आए हुए प्रश्नों के एनालिसिस भी डले हुए हैं, तो उन्हें भी आप आपके एग्जाम से पहले एक बार जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि ईएसबी द्वारा देखा गया है कि काफी हद तक जीके जीएस के प्रश्न रिपीट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अथर्व एकेडमी चैनल पर पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की भी सीरीज चल रही है, तो आप प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी देखिएगा। और इसके अलावा डेली बूस्टर क्लास की भी कुछ क्लासेस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो उन क्लासेस को भी देखिएगा। बूस्टर क्लासेस में दोस्तों मैंने वन लाइनर टाइप जीके जीएस एवं साइंस के प्रश्न लिए हैं, जो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका प्रश्नों का रिवीजन हो सके, इस वजह से मैंने इसमें वन लाइनर टाइप प्रश्न लिए हैं। तो इन क्लासेस को भी आप एग्जाम के पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।